हाँ बच्चों, आज हम लोग अगला लेक्चर स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट स्टडी किया था। आज का टॉपिक हमारा है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अब दो एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया गया है, एक एलिमेंट है इंडक्टेंस और दूसरा है रेजिस्टेंस। तो पहले सर्किट डायग्राम देख लीजिए। एक रेजिस्टेंस आर है, ये आर है, और एक इंडक्टेंस एल है। और सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी पे इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R जो है वो वी आर है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वो है VL। I जो है वो सप्लाई करंट है। अब इसका पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे I जो है वो सेम है दोनों एलिमेंट में, है ना, सीरीज में कनेक्ट है दोनों एलिमेंट, तो करंट जो है वो सेम होगा। तो I को फेजर डायग्राम में देखिए रेफरेंस के तौर पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, एक लाइन ड्रॉ कर ली करंट की, ये हो गई हमारी रेफरेंस लाइन I। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। तो ये वोल्टेज का फेजर हो गया, ये हो गया वेक्टर फेजर ऑफ रेजिस्टिव वोल्टेज। और इंडक्टर के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है, यानी करंट जो है वो लैग करता है। तो ये वोल्टेज का फेजर आ गया VL। और ये जो हाइपोटेन्यूज आया ये हो गया हमारा टोटल V। ये यहाँ पे फेजर बना है, तो ये एंगल कितना है फाई, यही बनाया है। तो I को रेफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि I जो है करंट जो है वो दोनों एलिमेंट में सेम फ्लो कर रहा है। दूसरा डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वोल्टेज ट्रायंगल कहलाता है, यानी इसमें से करंट हटा दिया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। कि ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, और VL क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, और V जो है वो टोटल सप्लाई वोल्टेज यानी रिजल्टेंट आ गया। और किस एंगल पे आया, एंगल फाई पे। बस इसी को देख के अब आपको इक्वेशन लिख देनी है। तो ये सारी कहानी जो अभी आपको हमने बताई कि I जो है सप्लाई करंट है, V सप्लाई वोल्टेज है, VR जो है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर IXL है, और V और I के बीच का एंगल फाई है। तो टोटल वोल्टेज कितना हुआ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का सम। दोनों क्या है, IR स्क्वायर प्लस IXL का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें I दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया I स्क्वायर, अंदर क्या बचा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I स्क्वायर को V स्क्वायर के नीचे कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। या ये कहिए कि आप V अपॉन I का रेशियो निकाल लीजिए, ये आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर को Z कहते हैं, तो इम्पीडेंस, Z का मतलब इम्पीडेंस। तो ये R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L। तो यहाँ पे ओमेगा L पुट कर दिया। तो V अपॉन I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन I की वैल्यू आ गई Z, और V इज इक्वल टू IZ, V इज इक्वल टू IZ। तो इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ फॉर RL सर्किट या LR सर्किट। तो Z जो है वो रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, RMS वोल्टेज टू द RMS करंट। ये याद रखिएगा, ये पीक वैल्यूज नहीं है, ये RMS वैल्यूज हैं। तो Z इज द रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज टू द RMS करंट, और इसकी यूनिट क्या है, ओम्स। Z का क्या है, ओम्स। अब आप एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लीजिए। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होगा, जो ये हम लोगों ने पहले एक ट्रायंगल बनाया था वोल्टेज ट्रायंगल, ये वोल्टेज ट्रायंगल ऐसे बनाया था, ये है V, ये है VR, और ये है VL, ऐसे बनाया था।
अब इसको करंट से डिवाइड कर दीजिए आई से, इसको करंट से डिवाइड कर दीजिए आई से, इसको डिवाइड कर दीजिए आई से, तो वी अपॉन आई क्या निकाला था जेड, तो वो ये आ गया। वी एल अपॉन आई क्या निकाला था एक्सएल, वो ये आ गया। वी आर अपॉन आई क्या निकाला था आर, ये आ गया। तो इस ट्रायंगल को हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब यहाँ से आप बहुत आराम से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ये ट्रायंगल बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज पे इम्पीडेंस है, बेस पे रेजिस्टेंस है और परपेंडिकुलर पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो आप देखिए कॉस फाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर अपॉन जेड, साइन फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्सएल अपॉन, ठीक है ना, एक्सएल अपॉन जेड, और टेन फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्सएल अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, और आर की वैल्यू निकाल ली, आर इज इक्वल टू जेड कॉस फाई, यहाँ से जेड साइन फाई। तो आप कोई भी वैल्यू ही निकाल सकते हैं। जेड की वैल्यू निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल को याद रखिए, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। आइए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, 7.13 एक्सरसाइज है। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, अब यहाँ पे एल की वैल्यू दे रहा है 0.5, तो जो भी डेटा दे रहा है पहले वो लिख लिया कीजिए। तो हमने लिख लिया, क्या गिवन है, एल इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। रेजिस्टेंस जो दे रहा है वो दे रहा है 100 ओम, 240 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज दे रहा है। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू है। तो हमने पहले स्टेप पे क्या कैलकुलेट किया, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि ये आरएल सर्किट है, तो V इज इक्वल टू आई जेड होता है। ये अभी हमने स्टडी किया है। तो Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो बच्चों एक्सएल की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रहा है, एल जो है वो 0.5 दे रहा है, एक्सएल की वैल्यू आ गई। अब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। आर हमारे पास दे रहा है वो, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सेकंड स्टेप में हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है, ये आ गई जेड की वैल्यू 186.21। अब हम करंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो V इज इक्वल टू आई जेड, ये हमारा ओम्स लॉ है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन जेड। V कितना दे रहा है 240, Z हमने कैलकुलेट कर लिया, ये करंट की वैल्यू आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं है करंट का, क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर V जो है वो हमारी RMS वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो करंट की वैल्यू आई है ये आरएमएस वैल्यू है, इसको मैक्सिमम वैल्यू के लिए अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.82 एम्पियर। फिर वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, जरा देख लिया जाए एक बार। व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम करंट, यानी दोनों के बीच में टाइम कितना लग रहा है आगे पीछे चलने में, क्योंकि हमको मालूम है कि करंट जो है वो पीछे चलता है यानी लैग करता है, और वोल्टेज जो है वो आगे चलता है। तो वो पूछ रहा है टाइम, एंगल नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हमें पता है cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, तो यहाँ से हमारे पास ये फाई की वैल्यू आ गई 57.70। आप चाहे तो tan फाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज किया, यानी पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो हमको पता है फाई किसके बराबर है, ओमेगा टी, और हमें क्या निकालना है, टी की वैल्यू, यानी फाई अपॉन ओमेगा। तो फाई हमने निकाल लिया 57.7 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180।
1/ओमेगा क्या है 2πf, तो 2π ये आ गई, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रहा है, और इसको हमने ये निकाल लिया 3.2 इंटू 10⁻⁴, ओहो ये यूनिट, सॉरी आई एम सॉरी, ये सेकंड में होगा और ये मिली सेकंड में होगा। द आंसर विल बी इन मिली सेकंड, क्योंकि टाइम है ये, ठीक है ना। तो समझ में आ गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक एडिशनल पार्ट हमने अपनी तरफ से डाला है कि इस करंट का एक्सप्रेशन भी लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई नॉट आप निकाल चुके हैं बच्चों, 1.8, ये वाली इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। 1.82 हम निकाल चुके हैं मैक्सिमम वैल्यू, साइन 2πft माइनस 57.5 डिग्री भी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 3.14, 3.14, और ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना आ गया 314, यही आया है 314। टी ऐसी रहने दिया, -57.5, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज के पीछे है। अब अगर वो कहे इसका फेजर डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए, ये वोल्टेज हो गया और -57.5 डिग्री पे आपने एक एंगल बना दिया, ये है 57.5 डिग्री, ये करंट का हो गया। तो ये हो गई आपकी फेजर डायग्राम, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा।